हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के सैम्पल पेपर सीरीज में एडुकेट पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर 7। आपको मालूम है हम आपको सभी सैम्पल पेपर के टफ लेवल वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे लेवल वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं जिनको सोल्व करते वक्त हम एग्जाम में फंस सकते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो आज हम एडुकेट सैम्पल पेपर में 7th नंबर का सैम्पल पेपर के टफ लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैं आपको 5 और 6 सैंपल पेपर के टफ लेवल वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं, नहीं देखा है तो जाकर के डेफिनेटली देख लेना। ठीक है, कमिंग टू दिस वीडियो 7 नंबर पे, तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला लिया है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का है। तो जो बच्चे एम एल भार्गव बुक को फॉलो करते हैं तो उनमें इस तरीके की न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। हालांकि अगर आपने हमारा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का वन शॉट वीडियो देखा हुआ है तो उसमें मैंने ऐसे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आप लोगों के लिए कि आप जो वन शॉट वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं वो उनको देख लो, एक एक चीज बढ़िया तरीके से आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस नंबर। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में आपको ये मोड दिया हुआ है x माइनस टू है, मोड x माइनस टू वैल्यू ग्रेटर 7 है। ठीक है भाई, मोड x माइनस टू वैल्यू ग्रेटर 7 है, तो यू नो वेरी वेल मोड में प्लस वैल्यू भी होती है, माइनस वैल्यू भी होती है। तो पहले हम इसको प्लस साइन कंसीडर करके सॉल्व करेंगे तो सिंपल x माइनस टू रहेगा और ग्रेटर 7 है। तो x वैल्यू ग्रेटर 7 प्लस में 2 होने पर आप लिखेंगे x वैल्यू 9 से बड़ा है। ठीक है भाई, x वैल्यू 9 से बड़ा है, x वैल्यू 9 से बड़े होने का मतलब है या तो इसमें ये वाला आंसर बनेगा या तो ये वाला आंसर बनेगा, है ना। 9 से ग्रेटर है तो 9 से इन्फिनिटी लिख दूं मैं इसको यहाँ पे, x बिलोंग्स टू क्या बनेगा 9 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, ओपन इंटरवल पे 9 से इन्फिनिटी। तो ये a और b ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब सेकंड केस पे आओ। सेकंड केस यानी कि टेकिंग द नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ x माइनस टू है और ग्रेटर पे 7 है। माइनस को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो x माइनस टू रहेगा, ये वाला ग्रेटर जो है स्मॉलर हो जाएगा और 7 नेगेटिव हो जाएगा। हमने तीन चीजें करी हैं, माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करा है, 7 नेगेटिव हो गया है और ये वाला वैल्यू चेंज हो गया है। माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो गया। नाउ यहाँ पे x वैल्यू फाइंड कर दो, तो x वैल्यू जो है स्मॉलर रहेगा, माइनस में 7 प्लस में 2, तो x वैल्यू स्मॉलर है -5। ठीक है, -5 से छोटे होने का मतलब है -5 और माइनस इन्फिनिटी ऐसे आएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी -5 इस तरीके से आएगा, तो आंसर आप देखिए बनता है इसका ये -5 यानी कि ये वाला डी नंबर। ठीक है, अभी डी नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है माइनस इन्फिनिटी से -5, 9 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अभी बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू लेके सोल्व करना है, ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप कहेंगे सर ये तो बोटन स्ट्रीम का आसान क्वेश्चन है। आसान है, आई एग्री आसान है, लेकिन आप इसमें देखिए कि जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे होंगे उन क्वेश्चन में आपको ये डेसिमल नोटेशन कम देखने को मिली होगी। तो सिर्फ ये डेसिमल नोटेशन की वजह से ही मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कृतिका, कृतिका है सॉरी, कृतिका कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, स्टिल वाटर के बोट के खुद का स्पीड जो होता है वो x होता है, तो x वैल्यू आपको दिया हुआ है। कहते हैं अगर कृतिका को 1 आवर ज्यादा लगता है, अगर कृतिका को 1 आवर ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में एज अ कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम, जिसका डिस्टेंस 5.25 किलोमीटर है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है बताइए। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, टेल अस फटाफट। तो आप यहाँ पे नोट करें, एक्स वैल्यू आपको दिया हुआ है कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर आपको एक्स वैल्यू दिया हुआ है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5.25, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5.25। ठीक है, 5.25 किलोमीटर। अब कहते हैं इनमें टाइम का कंपैरिजन है। ठीक है, टाइम का कंपैरिजन है, अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम है वो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम जो है इसमें एडिंग 1 करने के बाद बना है। जितना भी समय आपको डाउन स्ट्रीम में लगता था, 4 घंटे लगते थे, तो उसमें 1 घंटा और ऐड करोगे तो वो अप स्ट्रीम टाइम के इक्वल है। सिंपल सी इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है ना, अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम में +1 करके बना है। तो भाई जो अप स्ट्रीम टाइम है,
ठीक है, जो अपने पास में अपस्ट्रीम टाइम है इसको यहाँ पे नोट करो क्या है ये। अपस्ट्रीम टाइम का मतलब है डिस्टेंस d को डिवाइड कर देंगे अपस्ट्रीम स्पीड से, और इक्वल टू में डिस्टेंस d को डिवाइड कर देंगे हम डाउनस्ट्रीम स्पीड से। ठीक है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड से। ठीक है भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड आना है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगा। ठीक है ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ यहाँ पे अपस्ट्रीम चाहिए और स्पीड ऑफ यहाँ पे डाउनस्ट्रीम आएगा, और इसमें आपको एडिंग करना है 1। ठीक है, अभी डिस्टेंस को डिवाइड करना है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम से, डिस्टेंस को डिवाइड करना है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम से, एडिंग करना है 1। तो व्हाट इज द टाइम, क्वेश्चन कहता है कि जो टाइम है वो 5.25 है। ठीक है, अभी 5.25 है। डिनोमिनेटर में अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, पानी आपको पीछे की तरफ सरका रहा है, तो कम वाली स्पीड माइनस वाली स्पीड, तो x माइनस में y है, इक्वल टू में अगेन 5.25 है। डिनोमिनेटर में इंक्रीज वाली स्पीड, तो x प्लस में y है और इसमें एडिंग में 1 है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगा 5.25 है, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, माइनस में 5.25 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में y है और इसके इक्वल टू में 1 है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी इक्वेशन आपके पास में आ रही है। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5.25 कॉमन है। ठीक है ना, 5.25 कॉमन है। 1 के डिनोमिनेटर में x का वैल्यू नोट कर दो जो कि 5 है और साथ में माइनस वाई है। फिर माइनस में 1 के डिनोमिनेटर में x वैल्यू 5 है, एडिंग में y है, ब्रैकेट क्लोज करोगे इक्वल टू में 1 है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सिंपल एकदम। 5.25 का डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 कर लो, तो ये आपके पास 525, डिनोमिनेटर में 100 है, ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस वाई से, तो 5 प्लस वाई, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस वाई से, ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो 5 का स्क्वायर है और साथ में y का स्क्वायर है, ब्रैकेट को अगर हम क्लोज करते हैं इक्वल टू में 1 है। 525 और 100 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आप इसको काम करें 25 पे डिवाइड कर दें, 25 4 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50 है। ठीक है भाई, 25 2 ज़ा 50 है और साथ में 25 1 ज़ा 25 है, तो वैल्यू बनती है आपके पास में 21/4। ब्रैकेट में 5 प्लस में y रहेगा, माइनस में 5 है, प्लस में y है, डिनोमिनेटर में 25 स्क्वायर है और साथ में y स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 है। 21/4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे जाकर आपके पास में, या चलो क्रॉस मल्टीप्लाई रहने दो, यहाँ पे इनको कैंसिल करो, 5 5 कैंसिल हुआ, y और y आ जाएगा 2y, तो 21 के साथ में 2y है, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 के साथ में 25 माइनस में y स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अभी इतनी कैलकुलेशन कर ली, अभी तक आंसर नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2 1 ज़ा 2 है और 2 2 ज़ा 4 है। अब ये 2 इंटू में पूरा मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बनेगा भाई 21 के डिनोमिनेटर में, सॉरी 21 के साथ y भी आएगा, 21 y के डिनोमिनेटर में, 25 को 2 से करेंगे 5 0 50 है, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 इंटू वाई पावर 2 है इक्वल टू 1 है। ये बना है 21y इक्वल टू में, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 50 माइनस में 2 इंटू वाई पावर 2, ये इधर आ जाएगा प्लस, तो 2 इंटू वाई पावर 2 की वैल्यू है, ठीक है, 2 इंटू वाई पावर 2 की वैल्यू में एडिंग हो जाएगा 21 इंटू वाई, और 50 यहाँ पे आके माइनस, तो माइनस में 50 है इक्वल टू में 0 है, इसे सोल्व करना है। ठीक है, भी इसे सोल्व करना है। 25 और 50, देखो ध्यान से बिल्कुल, 50 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 होता है, 100 का फैक्टर बनाना है, माइनस करने पे 21 हो जाए, तो 25 और 4 फैक्टर बनेगा। ठीक है, अभी 25 और 4 फैक्टर बनेगा, तो 2y स्क्वायर में एडिंग करेंगे 25 इंटू वाई, माइनस करेंगे 4 इंटू वाई, माइनस करेंगे 50 इक्वल टू में 0 है। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे सिंपल सा y, ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू वाई के साथ में 25 है, लास्ट में से -2 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में फिर से 2y प्लस में 25 आएगा इक्वल टू में 0 है। एक ब्रैकेट बनेगा 2y प्लस में 25 और सेकंड ब्रैकेट आगे y है और ये वाला -2 है इक्वल टू में 0 है। एक बार लिखेंगे 2y प्लस में 25 की वैल्यू 0 है, यानी कि 2y का वैल्यू -25 है, तो कहते हैं y का वैल्यू -25/2 है, जो पॉसिबल नहीं है।
भाई स्पीड माइनस कैसे हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस में y माइनस टू को जीरो करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, भी y का वैल्यू 2 आ गया, y वैल्यू 2 दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, भी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व तो एज ए एमसीक्यू किया था, लेकिन आपने देखा कि इतनी सारी कैलकुलेशन है, इतनी सारी कैलकुलेशन है, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में तो कभी नहीं आएगा। नेवर एवर 1 मार्क्स में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। मुश्किल कहने का मतलब है कैलकुलेशन इसके अंदर एक नंबर के हिसाब से ज्यादा है, तो एक नंबर के हिसाब से ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं आनी है। डेफिनेटली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सोल्व करने का तरीका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सोल्व करने का मेथड इसी तरीके से रहेगा। तो ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन ए है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए 2 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। फिर इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप कह सकते हैं ये क्रैमर रूल की प्रॉपर्टी पे फोकस करता है। ठीक है ना, प्रॉपरली क्रैमर रूल की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन फोकस कर रहा है। तो क्वेश्चन कहता है अगर क्रैमर रूल में डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है और एटलीस्ट वन वैल्यू d1 d2 d3 में से नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, कैसा होगा? तो मैं आपको इसका पूरा चार्ट बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर बता देना। ठीक है भाई, तो क्रैमर रूल कहता है सबसे पहला आपके पास जो डी है, ठीक है, जो क्रैमर रूल में आपने सबसे पहले डी वैल्यू बना रखा है, डी मैट्रिक्स बना रखा है, अगर आपका ये डी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, अगर ये वैल्यू डी जीरो नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है क्रैमर रूल में जो x का वैल्यू फाइंड होता है वो निकलता है d1 के डिनोमिनेटर में d, y का वैल्यू निकलता है d2 के डिनोमिनेटर में d, और z का वैल्यू निकलता है आपका d3 के डिनोमिनेटर में d। इस तरीके से करके वैल्यू होती है। तो पहला केस है d वैल्यू जीरो नहीं है, और ये तो काफी अच्छी बात है। डिटर्मिनेंट, ये जो वैल्यू है यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो वेरी गुड है। तो अगर d वैल्यू जीरो नहीं होती है तो आपके पास में जो आंसर होता है वो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है ना, तीनों x y z तीनों के तीनों ही डिटरमाइन हो जाते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब है आंसर निकल गया। तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट के साथ कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन होने को कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है भी, कैसा है? ये इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई जेड तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो कंसिस्टेंट के साथ में इंडिपेंडेंट का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सेकंड केस होता है इसके अंदर डिटर्मिनेंट जीरो है। ठीक है ना, सेकंड वाला केस है कि जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है। ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसके आगे आपको देखना है, ठीक है, इसके आगे आपको दो चीजें देखनी है। ठीक है, इसके आगे आपको दो चीजें देखनी है, कौन कौन सी? जरा चेक करो कि D1 कैसा है, D2 कैसा है और D3 कैसा है। अगर ये भी जीरो है, या तो D1 D2 D3 जीरो होगा या फिर जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, D1 D2 और D3 नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, यानी कि इनमें से कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है। ठीक है ना, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू नॉन जीरो है, या तो केस होगा तीनों का तीनों ही जीरो है ना, डिटर्मिनेंट जीरो है, अब साथ में ये सब वैल्यू भी यहाँ पे जीरो 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 है, और यहाँ पे वैल्यू जीरो 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 नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट के साथ में ये तीनों वैल्यू भी जीरो है, सब कुछ ही कुल मिलाकर के जीरो है, तो आप इसको बोलेंगे यहाँ पे आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है भी, कैसा है आपका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे बन सकते हैं। सॉल्यूशन क्योंकि बन गए हैं तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। आंसर आ जाना ही होता है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल कर आया है। ठीक है भी, कैसा सॉल्यूशन निकल कर आया है? ये वाला हमारा डिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल के आया है। लास्ट वाला केस, अगर तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो रह जाता है, या तीनों के तीनों ही नॉन जीरो हैं, कोई दो नॉन जीरो हैं, तो वही वाली कंडीशन है एटलीस्ट वन इनमें से कोई एक नॉन जीरो है। एक वैल्यू इसमें से जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, 1 2 3 4 कुछ भी है, नो जीरो नहीं है बस। तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं निकलता है, यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होता है नो सॉल्यूशन, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, भी आंसर नहीं निकला तो ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, भी आंसर नहीं निकला तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब आंसर नहीं निकला तो ना ही ये डिपेंडेंट है ना ही ये इंडिपेंडेंट है।
तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इर्रिस्पेक्टिव की D1 D2 D3 कैसा है, वो कुछ भी हो सकता है, बस डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो आंसर निकल गया है तो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होने के साथ में इनमें एक्स वाई जेड एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट 0 है और इसके साथ में D1 D2 D3 सब 0 है, तो यहाँ पे भी आंसर निकल के आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ 0 0 0 है तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंट है और आंसर निकल गया है तो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर D1 D2 D3 में से कोई एक एनी वन एनी टू या तीनों के तीनों नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है, तो वहां पे नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन का मतलब है आंसर नहीं निकला है, और यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाली प्रॉपर्टी पे है, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल प्यारी सी क्रैमर रूल की प्रॉपर्टी है। इस सैंपल पेपर से पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं सैंपल पेपर में ही सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में देखा था। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये। ओके, आगे आप देखिए ये वाला है, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव करना है आपको इसमें। तो आप कहेंगे सर डबल डेरिवेटिव में आपने क्यों क्वेश्चन लिया? भाई जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो कई सारे बच्चे पैरामेट्रिक नोटेशन में रेसिप्रोकल वैल्यू को नोट करना भूल जाते हैं, इसलिए लिया है। ठीक है, इसलिए लिया है। तो पहले तो आप नोट करो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू आपको दिया है t⁻2, डेरिवेटिव कर लो dx/dt, dx/dt आप कर लोगे तो 2 इंटू टी हो जाएगा। फिर y वैल्यू नोट कर लो जो कि है t⁻3, dy/dt फाइंड कर लो, dy/dt कर लोगे तो 3 इंटू में t⁻2 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव बनाना है, तो dy/dx आ गया, dy/dx में y वाले आंसर को x वाले आंसर से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू में t⁻2 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू टी से, तो आंसर बनेगा 3 इंटू टी के डिनोमिनेटर में 2। ये पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। अब इसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो इसको हम पहले कॉपी कर लें, यहाँ पे लिखो ये dy/dx है। ठीक है, dy/dx का वैल्यू ये है, इसको आगे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका अब हम दोबारा से डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से कहानी को समझना। ठीक है, दोबारा से डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू में दोबारा से d/dx ऑफ 3t अपॉन में 2। तो जो dy/dx का डेरिवेटिव हो रहा है ये तो बन जाएगा d² के डिनोमिनेटर में dx², बट यहाँ पे ध्यान रखना है 3/2 कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल अलग हैं, ठीक है ना, x और t वेरिएबल अलग हैं, दीज आर डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट वेरिएबल के क्वेश्चंस को करना सीखा है आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे होता है तो dy/dx आता है, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे होता है तो dz/dx आता है, तो t के डेरिवेटिव में x के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो dt/dx आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, dt/dx आएगा। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे dt/dx अप्लाई नहीं करते, ये वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, तो वो डेरिवेटिव 1 बना करके 3/2 करते, 3/2 ऑप्शन ए पे टिक कर देते, वो बिल्कुल गलत होता, वो बिल्कुल ही गलत होता। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लिखना है, अनदर वेरिएबल का कंसेप्ट लगेगा, dt/dx आएगा। तो व्हाट इज द dt/dx, यहाँ पे लिखो 3/2 है ये, 3/2 के साथ में dt/dx यानी कि इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, dt/dx इसका रेसिप्रोकल, तो 2t का रेसिप्रोकल करेंगे 1/2t हो जाएगा, 1/2t का मतलब है 3/4t हो जाएगा। ठीक है भाई, 3/4 इंटू टी, तो 3/4t है, ये बी नंबर पे बी आंसर है इसका। केयरफुली, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है, प्यारा सा क्वेश्चन आना है, लाजवाब सा क्वेश्चन आना है, आसान सा क्वेश्चन आना है, और उसको सोल्व करने का तरीका भी आराम से होगा। जल्दीबाजी में आप अगर dt/dx लगाना भूल गए, आपका आंसर मैच कर जाएगा लेकिन वो गलत होगा, तो बिल्कुल प्यार से करना है। ठीक है, आगे बढ़े। 7 नंबर के बाद में ये वाला 10 नंबर आता है। ठीक है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन रीड करके पता ही नहीं कर पाओगे कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो आइए करते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 99 टाइम, आपने कॉइन को 99 बार टॉस करा,
कॉइन का क्वेश्चन है, 99 बार टॉस किया जा रहा है, बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा, एन वैल्यू 99 है। ठीक है भाई, एन वैल्यू जो है वो 99 है, तो यू विल राइट एन का वैल्यू जो है वो 99 है। एन वैल्यू 99 के साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्वेश्चन कहता है कैपिटल एक्स जो है वो शो करता है नंबर ऑफ टाइम्स, वो वैल्यू शो करता है जितनी बार हेड आया है। तो इस क्वेश्चन का फोकस हेड आने पर है, तो जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एक कॉइन पे 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ आता है। अपोजिट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा, है ना। एक कॉइन पे हेड है, दूसरा टेल है, तो टेल फेलियर है। फेलियर का प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इधर ये 1/2 इक्वल है, भाई 1/2 इक्वल है, पी और क्यू इक्वल है, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई होगा। प्रोबेबिलिटी जो आप बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी टैक्स इक्वल टू में आर इक्वल टू में एन सी आर, पी पावर आर और क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ पे पी एंड क्यू बराबर है, तो आंसर बनेगा 99 सी आर के साथ में सिंपल सा 1/2 पे टोटल पावर 99। ठीक है ना, आर और आर वहां पे हट जाएगा, सिंपल सा ऐसे आएगा। तो अब ये क्वेश्चन कहता है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी वो बताओ। ठीक है ना, आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो बताओ। ठीक है ना, आर की वैल्यू यहाँ पे टोटल वैल्यू आर मैक्सिमम कब हो जाएगा वो बताओ। ठीक है, तो आर मैक्सिमम कब होगा कैसे बताना है वो आप यहाँ पे देखो। ठीक है, मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे कॉइन को सिर्फ क्या कहते हैं 5 बार टॉस करते हैं। ठीक है, कॉइन को आप 5 बार टॉस करते तो जो आपका कंपोनेंट आता बाइनोमियल कोफिशिएंट बनता, वो बनता 5c1, फिर बनता 5c2, फिर बनता 5c3, फिर बनता 5c4 और फिर बनता 5c5। ठीक है, 5c5 इस तरीके से, यह स्कोर बढ़िया तरीके से नोट करता हूं मैं। 5c1 आता, 5c1 के साथ यहाँ पे 5c2 आता, फिर यहाँ पे 5c3 आता, फिर इधर 5c4 आता और 5c5 आता। ठीक है, मैंने इसको ऐसे जानबूझ करके लिखा है क्योंकि यू नो वेरी वेल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में माइनस कंसेप्ट अप्लाई होता है। ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम रहती है, ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम रहती है, और इसकी वैल्यू बिल्कुल अलग से सेपरेट निकल कर आएगी। इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा 5। ये वैल्यू सेम रहती है, इसका वैल्यू निकल कर आएगा 5 इंटू में 4, 20 का हाफ 10। इसे आप सोल्व करो, कितना आता है 5c3। तो 5c3, रुको यार रुको, मैं इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, वेट अ सेकंड, ये गड़बड़ है, ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये 5c कितना है 5c1 है ना, यहाँ पे 5c4 आएगा और यहाँ पे आपका 5c3 आएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यार, ये सॉरी 5c0 से स्टार्ट करना था यार, शिट क्या करवा रहा हूँ मैं। 5c0 से चालू होगा ना भाई। अगर आपके n का वैल्यू 5 है, 5 बार अगर आपने टॉस करा है तो 5c0 से कहानी चालू होएगी। 5c0 है, 5c1 है, 5c2 है। ठीक है ना, 5c0, 5c1, 5c2, फिर आगे आ जाएगा 5c3 है, 5c4 है और 5c5 है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होएगी। इनको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 रहेगा, सिंपल सिंपल। ठीक है ना, इसका आंसर 1 रहेगा। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा, और जब इनको आप सोल्व करेंगे तो इनका आंसर आपके पास में 20 का हाफ 10 आएगा। तो आपने देखा भाई, जब n वैल्यू 5 है तो इस n का मैक्सिमम आंसर इन दोनों पर है। इन दोनों पर ही आंसर कितना है, इन दोनों पर ही आंसर 10 है। तो अगर क्वेश्चन कहता कॉइन को 5 बार ही टॉस करा है और हेड आने का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताना है, तो वो प्रोबेबिलिटी या तो 2 पे होता या तो 3 पे होता, दोनों ही इक्वल हैं, तो जो भी ऑप्शन में होता 2 या 3 उस पर टिक कर देते। तो हम 2 और 3 पे कैसे आए, अगर n का वैल्यू 5 है तो हाउ टू कम एट 2 एंड 3। तो अगर आप इसको ऐसे कर लो, अगर n का वैल्यू 5 है, ठीक है, अगर n का वैल्यू 5 है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी किस पर आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी बनेगा जब r आपके पास में रहेगा। ठीक है, n/2 करो, यहाँ पे आप n/2 करोगे तो 5/2 कर दोगे, 5/2 कर दोगे तो 2.5 कर दोगे, तो 2.5 से पहला प्रॉपर इंटीजर 2 कर लो, 2.5 से आगे प्रॉपर इंटीजर 3 कर लो, तो आंसर बनेगा 2 और 3 पे। ठीक है, भी आंसर बनेगा 2 और 3 पे, n/2 कर लो बस, जस्ट डू द n/2। तो यहाँ पर जो n है वो 99 है, तो यहाँ पे भी n/2 कर लो, जो मैक्सिमम आंसर है वो n/2 पे आएगा। ठीक है, भी मैक्सिमम आंसर n/2 पे आएगा, तो n कितना है 99 है।
99 को 2 से डिवाइड करोगे तो 49.5 आ जाएगा। 49.5 से पहले वाला प्रॉपर इंटीजर 49 है, इसके बाद वाला प्रॉपर इंटीजर 50 है। तो जब n वाला 49 और 50 होगा, ठीक है ना, n वाला वैल्यू 49 और 50 होगा, तब आपका आंसर जो है क्या कहते हैं, कितना होगा, आपका आंसर जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 49 दिया हुआ है, तो 49 पे टिक कर देंगे। ठीक है भाई, हमें इस क्वेश्चन में 49 दिया हुआ है, तो 49 दिया है तो 49 पे टिक कर देंगे। और डेफिनेटली एग्जाम में दोनों वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, अगर दोनों एक साथ होएगी तो फिर उस वाले ऑप्शन भी उसी तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे। अभी तो इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर होना चाहिए, 49 है, 49 पे टिक कर दिया। कंसेप्ट आपको समझ आ गया। ये मैंने आपको टेबल बना के दिखाया, टेबल बना करके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 2 या 3 पे निकल रहा है। तो अब n वैल्यू 5 से 2 और 3 पे कैसे आएंगे, n/2 करके आएंगे। n/2 करेंगे 2.5 है, तो इससे पहले प्रॉपर और इसके बाद का प्रॉपर, तो 2 और 3 इज द आंसर, जहां पे आंसर मैक्सिमम आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे जो n है 99 है, तो 99 को 2 से डिवाइड करा 49.5, तो यहाँ तो आंसर 49, यहाँ तो आंसर 50, दोनों में ही, दोनों पर ही आंसर मैक्सिमम रहेगा। अब ये बात आप देख लो कि आपको यहाँ पे वैल्यू कौन सा दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे 49 दिया हुआ है, 49 पे टिक कर दिया हमने, सिंपल एकदम। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम में कर लेना, ध्यान रख लेना n/2 है, n/2 से क्वेश्चन आगे हो जाएगा। और एग्जाम में आपको ये सारी कहानी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ n चेक करेंगे, n99 है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेना n99 है, 99/2 से देख लेना आंसर मैक्सिमम कहाँ पर है, फटाफट निपटा देना। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, आप एक काम करें, कमेंट सेक्शन मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन बताएं अगर आपके n का वैल्यू 101 है। ठीक है, अगर n का वैल्यू 101 है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगा। और अगर आपके n का वैल्यू 100 या 100 को छोटा छोटा ले लेते हैं 89 है, अगर n का वैल्यू 89 है तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगा। अगर आपको कहानी समझ आ गई है तो जरा जल्दी से बता दो। n/2 करना है, n/2 से एक पहले प्रॉपर इंटीजर एक बाद में प्रॉपर इंटीजर, दोनों पे ही मैक्सिमम आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे ये वाला है। और आप देख सकते हैं इसमें z वैल्यू पूछ रही है, एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डायग्राम। अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं जो z का वैल्यू है माइनस में 0.56 है। ठीक है भाई, माइनस में 0.56 है, तो माइनस में 0.56 के लेफ्ट हैंड साइड ये वाला आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर कितना आएगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में टेबल गिवन नहीं है, टेबल के बिना हम ये क्वेश्चन कर भी नहीं सकते हैं। तो आपके बुक में आपको टेबल दे रखी है, वहां पे जाके चेक कर लो। 0.5 का 6 आप चेक कर लो कहाँ पे है। ठीक है ना, आपको ये नेगेटिव वैल्यू टेबल दे रखी है ना, ये पेज नंबर 673 पे। ठीक है, पेज नंबर 673 पे आपको टेबल दे रखी है। माइनस में 0.5 का 6 देख लो कितना है, 0 1 2 3 4 5 6, 2877 है ये। ठीक है, 2877 आपको दिया हुआ है ये वाला आंसर आपकी बुक में, तो 2877 इस पे टिक कर देंगे। ठीक है भाई, विदाउट टेबल क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, अगर आए तो टेबल के साथ आएंगे। टेबल आपको दे रखा होगा या यहाँ पर आपको वैल्यू लिखा हुआ आएगा, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आंसर आप कर दो 0.2877। ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स, बात समझ आई आपको। वैसे विदाउट टेबल क्वेश्चन नहीं हो सकता, तभी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा सैम्पल पेपर करोगे तो भाई यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, क्यों आ गया, वाई आ गया, तो आ गया तो कोई बात नहीं, टेबल देख के हमने कर लिया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, 0.2877। ठीक, आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पे आइए, 15 नंबर क्वेश्चन, अमाउंट एस और एन्यूटी ड्यू। भाई प्रॉपर एन्यूटी जो है वो आपने क्लास 11th में पढ़ी है। ठीक है ना, प्रॉपर एन्युटी आपने क्लास 11th में पढ़ी है, तो ये वाला क्लास 11th का क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिस इज क्लास 11th क्वेश्चन, तो क्लास 11th क्वेश्चन क्लास 12th में तो आएगा नहीं, तो डिलीट दिस 15 नंबर क्वेश्चन, अपनी बुक में 15 नंबर क्वेश्चन डिलीट कर दो। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपने ये क्लास 11th में पढ़ा है, तो बताओ आंसर क्या है इसका, बोलो बोलो आंसर तो बोलो, क्लास 11th में पढ़ा है ना एन्युटी, बताओ क्या आंसर आएगा। अमाउंट एस का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर एन्युटी ड्यू ए होती है तो बताओ आंसर क्या होता है। आप कहेंगे सर जी कहानी ऐसी है, ये वाला आंसर होता है ए बाय आर, आर प्लस वन, वन प्लस आर पावर एन माइनस वन, ये वाला आंसर होता है। याद था आपको? बोलो बोलो, याद था या नहीं याद था? नहीं याद था, कोई बात नहीं है, बस अभी लिख लो कि ये इस तरीके से ये वाला आंसर होता है। ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सेट होएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको पढ़ने की भी नीड नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, क्लास 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप इस पे आ जाओ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आओ 16 नंबर, और जरा 16 नंबर क्वेश्चन में देखो भाई डायग्राम कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, एलपीपी में एज शोन इन फिगर, तो मैंने आपकी बुक में देखा यार डायग्राम तो है ही नहीं भाई, सैंपल पेपर में डायग्राम तो है ही नहीं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो हाउ क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें? तो भाई आप इसको कट कर दो। ठीक है भाई, बिना डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो डिलीट कर दो। ठीक है, और अगर आप इसके आंसर्स में जाके देखोगे तो आंसर्स में डेफिनेटली आपको डायग्राम दिया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि डायग्राम देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, डायग्राम दिया होगा, कॉर्नर पॉइंट भी गिवन होगा, तो उससे वैल्यू चेक कर लो कितने पॉइंट पे मिनिमम आंसर आ रहा है। ठीक है, वो आप अपने आप कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी के लिए डायग्राम नहीं है तो इसको कट कर देंगे। फिर देखो भाई इस पे आ जाओ 20 नंबर पे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भी क्या कहता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n वैल्यू 200 है और p वैल्यू ये है। टेकिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बिल्कुल सही बात है, होता भी है। तो क्या मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 8 होगा? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। एन का वैल्यू 200 है, प्रोबेबिलिटी 0.04 है, डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। तो यस, जो ए है बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ए जो है बिल्कुल सही है। अब आगे कहते हैं क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं, यानी कि r वैल्यू 4 पे, क्या यही आंसर आएगा? तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये आंसर आता ही नहीं आता। फॉर्मूला नोट करो, प्रोबेबिलिटी टेक्स इक्वल टू में r इक्वल टू में e पावर माइनस m है, m पावर r है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r है। क्वेश्चन कहता है वैल्यू 4 लेना है, तो x इक्वल टू में 4 है, e पावर माइनस में 4 है, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 नहीं है, मीन वैल्यू 8 है। तो मीन वैल्यू 8 है और 8 के ऊपर पावर 4 है, r वैल्यू 4 है, r का वैल्यू 4 है, पावर 4 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है। तो इसको हम नोट करेंगे, e नेगेटिव 8 है, ये 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 है, डिनोमिनेटर में 4 का मतलब है 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये 4 2 सा 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 512 होता है, e पावर माइनस 8 है, डिनोमिनेटर पे 3 है, तो 512 भी है, 3 भी है, जो e नेगेटिव 8 है उसको ऊपर प्लस बना के लिखा हुआ है, तो आप प्लस बना दो, तो ये बन जाएगा 512 के डिनोमिनेटर पे 3 के साथ में e पावर 8 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो r लिखा हुआ है बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो r लिखा है अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो a भी सही है और r भी सही है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन जो a का मीन हमने फाइंड करा है, उस मीन वाली वैल्यू का इस r वाले से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे r वाली जगह पे फॉर्मूला लिखा होता कि मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड विद फॉर्मूला n इंटू पी, तो r सही भी होता और r a का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। अभी a ठीक है, r ठीक है, लेकिन r a का सही रीजन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दोगे जाके। ठीक है ना, a सही है, r सही है, लेकिन r a का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ आ रही मेरी बात आपको? जो r है वो a का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी पे आप इसको टिक कर देना। ठीक है भाई, 20 इज कंप्लीट। 20 के बाद में ये वाला है, ठीक है ना, 20 के बाद में ये वाला है, और इसका नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो 22 का और वाला है ये। ठीक है, चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 नंबर पे है ये। ठीक है, 22 नंबर पे चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है, और कहते हैं एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। आप कहेंगे ये तो हमें आता है सर, आपने इसको क्यों पिक करा? तो इसलिए पिक करा क्योंकि आप जब अपने
रिवीजन टाइम पे रिवीजन करते हैं तो आप डायरेक्ट टेबल वाले क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हैं। मानते हो मेरी बात? आप लोगों को आदत पड़ जाती है लास्ट तक की मीन होता है n इंटू पी, वेरियांस होता है एन पी क्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ एन पी क्यू। तो फटाफट स्पीड से आप कहानियां करने लगते हो। तो यहाँ पे वो केस अप्लाई नहीं है, यहाँ पे बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक से करना पड़ेगा, पूरी प्रॉपर टेबल बनेगी यहाँ पर। ठीक है, पूरी प्रॉपर आपको यहाँ पर टेबल्स वगैरह बनानी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल में आप बनाओगे एक्स वैल्यू। ठीक है, एक्स वैल्यू 4 आपको दिया हुआ है, 5 आपको दिया हुआ है, 6 आपको दिया हुआ है, 7 आपको दिया हुआ है, सॉरी 7 भी नहीं है, देखो 4 5 6 और 8 है। ठीक है, 4 5 6 8 है, इनको आप डिवीजन कर दो। ठीक है, यहाँ तक इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में आगे आपके पास में प्रोबेबिलिटी आएंगी। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है 0.1 है, 0.1 के बाद 0.3 है, इसके बाद में 0.4 है और लास्ट आपका 0.2 है। तो p वैल्यू आ गया। इनको भी यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड कर दो। ठीक है, p के बाद में यहाँ पे आपको चाहिए p इंटू एक्स, p इंटू एक्स को भी यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दो। p इंटू एक्स के बाद में आपको x पावर 2 चाहिए, x पावर 2 को भी यहाँ पे डिवाइड कर दो। लास्ट आपको चाहिए p इंटू में x पावर 2। ठीक है, p इंटू एक्स पावर 2, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। ठीक है, यहीं तक टेबल बनेगी। अब बाकी आप इनको कंप्लीट कर दो ऐसे करके। ठीक है ना भाई, फटाफट स्पीड से ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में टोटल आता है तो लास्ट में यहाँ पे टोटल लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल आता है, टोटल लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब आइए टेबल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टेबल को कंप्लीट करते हैं। 4 को 0.1 करेंगे 0.4 है, 5 को करेंगे 1.5 है, 6 4 जा 2.4 है, 8 2 जा 1.6 है। इन सबको एडिंग करना है। तो 6 और 4 10 है, 10 और 9 19 है, तो यहाँ पे 9 है और 0.1 चला गया। 2 और 1 4 है, 4 और ऊपर वाला 1 5 है, तो यह आ गया 5.9। x पावर 2 करेंगे, 4 पावर 2 16 है, 5 पावर 2 25 है, 6 पावर 2 36 है और 8 पावर 2 में 64 है। ठीक है भी, 8 पावर 2 में 64 है। 16 को 0.1 से करेंगे तो 1.6 है, 25 को 3 से करते हैं 7.5 है, 36 को 4 से करना है तो 1 नहीं, क्या आएगा 14 पॉइंट में 4 है, 64 को 2 से करना है तो आपके पास में आ जाएगा 12 पॉइंट में 8। ठीक है भाई, 12 पॉइंट में 8 और इन सभी वैल्यू को दोबारा ऐड करना है। ठीक है भाई, इन सभी वैल्यू को आपको वापस से ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड कर लोगे ये बनेगा 36.3। ठीक है भाई, कितना आएगा 36.3 आ जाएगा ये। ठीक है, दिस वैल्यू इज ओनली एंड ओनली 36.3। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पे एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन कितना है। तो मेरे दोस्तों मीन होता है समेशन ऑफ पी एक्स। समेशन पी एक्स आपने फाइंड करा 5.9, तो मीन है सिंपल सा 5.9। सेकंड नंबर पे आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो ये होता है समेशन p इंटू एक्स पावर 2 माइनस में समेशन पी एक्स पे होल पावर 2 और इसका करना होता है रूट। ठीक है भी, इनका करना होता है रूट। तो पहले 36.3 है तो रूट में ही लिखेंगे भाई, 36.3 है माइनस में मीन 5.9 है, इसका पावर 2 करना है। दोबारा से रूट में 36.3 आएगा माइनस 5.9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, बुक भी कितनी कम बकत है, वैल्यू नहीं गिवन करी इन्होंने, कोई बात नहीं अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट अभी हो जाएगा 5.9, 5.9 इंटू में 5.9 तो 34.81। ठीक है भी, 34 पॉइंट में 81 निकल कर आया। 34.81 में माइनस करना है 36 पॉइंट में 3, तो 1.48 आ रहा है। ये लिख दो यहाँ पे, इसको कितना आया रूट में 1.48। ठीक है भी, रूट में 1.48 निकल कर आया, माइनस करोगे तो रूट में 1.48 आएगा। 48 क्यों आएगा भाई, ये 48 तो नहीं आ रहा, 48 तो नहीं आ रहा है अपने पास में, ये माइनस करोगे तो रुको हम अपना दूसरा कर लेते हैं। 36.3 माइनस में 34.81 तो 1.48। यार बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है भाई, 36.3 बड़ी वैल्यू है भाई। 36.3 माइनस में 34 पॉइंट में 81, तू इतना बड़ा लंबा आंसर क्यों आ रहा है, प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए भाई। 36 पॉइंट में 3 है और 34 पॉइंट में 81 है, तो प्रॉपर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू 9 आएगी।
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 9 आएगी, फिर 12 में से 8 4 हो जाएगा और 5 में से 1 आएगा, 1.49 आएगा। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं ये, व्हाट इज दिस है भाई? सिंपल सा आंसर आ रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसको। रूट में 1.49 आएगा ये। ठीक है भाई, रूट में 1.49, तो बस इतना काफी है भाई। हमारे पास बाकी चैप्टर भी तो हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, सारी कैलकुलेशन इसी में कर देंगे क्या? तो 1.49 रूट वैल्यू काफी है। ठीक है, हालांकि अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1.22 बनेगा। आई एम नॉट श्योर कि 1.22 सही है गलत है, बुक में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.22। मैं तो आपको कहता हूँ कि इसको करने की नीड नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वो करने की नीड नहीं है, खाली इसको लिख दो 1.49, बात खत्म। ठीक है भाई, ओके। तो एस डी आ गया, मीन आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। फिर आप ये देखिए, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन है, इंटरवल एस्टिमेशन का पोर्शन है। ठीक है ना, इंटरवल एस्टिमेशन से ये छोटा सा क्वेश्चन बनाया गया है। तो सपोज करिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेट्स करता है कि जो पॉपुलेशन मीन है 100 से बड़ा होगा और 300 से छोटा होगा। तो आप इस स्टेटमेंट से क्या इंटरप्रेट करते हैं? तो भाई आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हमें गिवन है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है ना, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो टोटल कितना है? तो कॉन्फिडेंस लेवल लिया गया था 95%। तो आपने 95% कॉन्फिडेंस लेवल को, ठीक है ना, इस लेवल को आपने कन्वर्ट करा इंटरवल में, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना, आपने अपने लेवल वाली वैल्यू को, परसेंटेज वाली वैल्यू को एक इंटरवल में लाके रख दिया कि इस इंटरवल में हमारी वैल्यूज रह सकती हैं, हम इतना इंटरवल में श्योर हो सकते हैं। तो क्या इंटरवल है? 100 से बड़ा है, 300 से स्मॉलर है। तो 100 से बड़ा है और 300 से स्मॉलर है, इस तरीके से आएगा। आपने इसी परसेंटेज वैल्यू को जब नंबर में कन्वर्ट करा तो वो एक रेंज बनकर आ गया 100 से लेके 300। तो ये जो रेंज निकल के आती है, ठीक है, ये जो रेंज निकल कर आती है, इस रेंज में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो सैंपल मीन माइनस में मार्जिन ऑफ एरर होता है, और जो राइट वाला पोर्शन है वो सैंपल मीन प्लस में मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि जो 100 वैल्यू है वो x बार माइनस में e है, और जो 300 वैल्यू है वो x बार प्लस में e है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा के नोट करेंगे कि x बार माइनस में e का वैल्यू जो है ये 100 है, साथ में x बार प्लस में e मार्जिन ऑफ एरर है e, तो इसका वैल्यू जो है टोटल मिला के 300 है। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दें, आपके पास x बार और e आ जाएगा। तो आप नोट करेंगे x बार का वैल्यू जो है 100 और 300 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर बनेगा सिंपल सिंपल सा 200। इसके साथ में अगर आप अपना e फाइंड करना है तो e फाइंड करने के लिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 300 में से 100 माइनस करेंगे, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, तो e का वैल्यू आएगा सिंपल सा 100। ठीक है भाई, कितना आएगा? 100 आएगा, है ना, 100 आएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पे 300 आ रहा है क्या? यहाँ पे 200 ही, हाँ सही है, सही है, यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, x पर 200 आ जाएगा और e आपका 100 आ जाएगा। तो आपने इस गिवन कंडीशन से क्या इंटरप्रेट करा? आपने ये इंटरप्रेट करा कि 100% सैंपल मीन रहा होगा 200 और साथ में मार्जिन ऑफ एरर रहा होगा अपने पास में 100। सिंपल यही इंटरप्रिटेशन है। गिवन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? गिवन स्टेटमेंट का मतलब है जो भी डेटा वैल्यू था उन डेटा पॉइंट का सैंपल मीन कुल मिलाकर के 200 था और उसमें मार्जिन ऑफ एरर कुल मिलाकर के 100 था। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यही इसका इंटरप्रिटेशन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी कहानी है, हमने सोल्व कर दी। ठीक है भाई, इसके बाद में जो हमें यूनिक लेवल क्वेश्चन लगा वो ये लगा। ठीक है, 27 3 मार्क्स। ये वाला क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आएगा। ठीक है भाई, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आएगा, तो यहाँ पे आप इसकी आइडेंटिटीज नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर पे n-1। फिर कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए कितना होगा? ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई रूल से सेपरेट कर लो।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा, टू पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, इस मल्टीप्लिकेशन दोनों को सेपरेट कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन, यानी कि आंसर अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है, k पावर 1 है और k पावर n माइनस वन है, कंबाइन करोगे तो k पावर 1 पे n माइनस वन होगा, 1 1 कैंसिल, तो k पावर n रहेगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n रहेगा। तो a इंटू एडजॉइंट a की टोटल वैल्यू क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट a पावर n बनेगी। तीसरे नंबर पे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ए कितना होगा, ठीक है। एडजॉइंट एडजॉइंट ए कितना होगा, यहाँ पे दो एडजॉइंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एडजॉइंट ए आपने फाइंड किया होगा, उसको वापस एडजॉइंट ए में कन्वर्ट करा है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, तो भाई जो डिटर्मिनेंट ए पे n माइनस वन होता है ना भाई, जो डिटर्मिनेंट ए में n माइनस वन होता है, इस n माइनस वन का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपने दो बार एडजॉइंट ए फाइंड करा है, तो इसीलिए यहाँ पे दो बार करने के लिए स्क्वायर कर दो, डिटर्मिनेंट ए की पावर पे n माइनस वन का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। तो ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है। तो ए पार्ट कर लेते हैं इसका। ए पार्ट में ए डिटर्मिनेंट ए आपको 5 दिया हुआ है और तीनों पार्ट्स के लिए आपको ऑर्डर कंसीडर करना है 3 है, ठीक है। एन वैल्यू तीनों केस में 3 रहेगा। तो कमिंग टू फर्स्ट नंबर, बताना है एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट कितना है, तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे ऑर्डर वैल्यू आपको दे रखी है 3 है, तो n माइनस वन पे आएगा 3 माइनस वन, डिटर्मिनेंट ए 3 माइनस वन, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 है, डिटर्मिनेंट ए 5 है, तो 5 पावर 2 करने पे आंसर बन गया है 25, ठीक है भाई। दिस इज द ए पार्ट। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे 3 पार्ट्स में नहीं आने वाला है, दोबारा बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में आएगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो फटाफट आंसर टिक कर देना 25 पे, जो सा ऑप्शन होगा। कमिंग टू बी नंबर, ठीक है, बी नंबर पे आइए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है भाई, एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट आपने ये सीखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n होता है, जो पावर n है वो यहाँ पे n ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट पावर 3, डिटर्मिनेंट पावर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ए देखो कितना दिया हुआ है, कहते हैं 3 है, तो 3 पावर 3 करोगे आपके पास में आंसर बन जाएगा 27, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, टिक कर देना ऑप्शन 27 पे। फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, दो बार एडजॉइंट ए है, इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए पे n माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए पे n माइनस वन का स्क्वायर करना है, तो डिटर्मिनेंट ए पे n माइनस वन है, 3 माइनस वन पे पावर 2, डिटर्मिनेंट ए पे 2 की पावर 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ए पे 4, डिटर्मिनेंट ए आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 पावर 4, 4 पावर 4 256, ठीक है भाई। ये तीन प्रॉपर्टी ध्यान रख लो, तीन प्रॉपर्टी पे तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, एग्जाम में कोई एक ही आएगा और एमसीक्यू में आएगा, ठीक है भाई, एमसीक्यू में आएगा, ऐसे इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े तो एक ये देखो 28 नंबर आपके सीनियर्स के एग्जाम में आया करता था, ये वाला क्वेश्चन फोकस करता है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स पे, इनपुट आउटपुट मॉडल पे, तो इनपुट आउटपुट मॉडल आपके एग्जाम में से डिलीट हो गया है, यू डोंट नीड टू डू, ठीक है, कट कर दो, इसको नहीं करना है आपको। इसके बाद में ये वाला सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा डिफरेंशिएशन देखा है, अगर आपने मेरे से डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन में अगर आपने हमसे चेन रूल मेथड पढ़ा हुआ है, तो चेन रूल मेथड में मैंने आपको बोला था कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जब करते हैं तो चेन रूल मेथड अप्लाई करते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शन को कंबाइन करना होता है, तो ये वही है, ठीक है, ये वही है। कोई एक फंक्शन f(x) है, तो कोई एक फंक्शन f(x) को वापस से f में कंबाइन करा, फिर जो आंसर निकल कर आया उसको दोबारा से इसमें कंबाइन करा, फिर जो फाइनल वैल्यू आई है उसमें आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करा विद इन द लिमिट 0 से a, तो उसका आंसर a² बाय 2 है, ये प्रूफ करके दिखाना है।
तो यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले एफ 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 एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एफ 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 एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एफ एक्स नोट कर लो क्या है। एफ एक्स का वैल्यू है 1/(1 - x)। ठीक है भाई, एफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 1/x है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए आप, ठीक है, सोल्व करने के लिए आप इसको यहाँ से राइट हैंड साइड से रीड करना स्टार्ट करो। तो राइट हैंड साइड से रीड करोगे तो एफ एक्स है, वो आपने नोट कर लिया। एफ एक्स के आगे जाओगे तो एफ एफ एक्स है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एफ एफ एक्स है। तो ये पूरा कंप्लीट एफ एफ एक्स पहले फाइंड करो। ठीक है, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है भाई, एफ के आगे ऐसे करली ब्रैकेट है, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी ये आपको बतानी है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट वाला एफ एक्स है इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे ऑरेंज कलर से रहेगा, बाकी का हिस्सा इस तरीके से करली ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, जैसा कि लगा हुआ है ऐसे करके करली ब्रैकेट है। ठीक है, और करली ब्रैकेट में जो एफ एक्स है उसको येलो से कर लो। ठीक है, उसको आप ऐसे करके येलो से कर लो, ये वाला आंसर बना। ठीक है, इस तरीके से है। तो ऑरेंज वाले में एफ एक्स की जगह पे आपको कंप्लीट येलो वाला एफ एक्स नोट करना है। ठीक है ना, कंप्लीट येलो वाला एफ एक्स नोट करना है। तो येलो वाला एफ एक्स कैसे नोट करोगे, देखो ये जो ऑरेंज वाला एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑरेंज वाला ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है 1/(1) जो है, तो इस वाले में जो डिनोमिनेटर में x है ना, ये डिनोमिनेटर में x, वहां पर जाकर के दोबारा से फंक्शन रिपीट करना है। जो ऑरेंज वाला एफ एक्स आपको नजर आ रहा है, तो एफ ऑफ एफ एक्स आपको डिटरमाइन करना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि जो ऊपर ऑरेंज वाला फंक्शन आपने एफ एक्स नोट किया हुआ है, पहले उसको इधर नोट कर दो। ठीक है, देखो ध्यान से 1/(1) करके नोट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगाया, यहाँ पर ऐसे मैंने ये लगाया और करली ब्रैकेट। ठीक है, अब करली ब्रैकेट में हम ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है उसको नोट कर रहे हैं। तो वैल्यू है 1 के डिनोमिनेटर पे 1 - (x). ठीक है भाई, ये आपको फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1/(1) है। तो आपको फाइंड करना है जो फंक्शन एफ है उसमें ये येलो वाला वैल्यू नोट करो। जो फंक्शन है ना ये वाला इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आपको और बढ़िया समझ आएगा। इसका हम वापस कलर चेंज कर देते हैं, इसको पूरा येलो कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये वाला कंप्लीट पूरा येलो हो गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने नोट करी है, तो एफ एक्स का वैल्यू ही यहाँ पे नोट करा। अब एफ एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है, येलो वाला जो पोर्शन है 1 - (f(x) है। तो जो फंक्शन का ओरिजिनल वैल्यू है, फंक्शन वैल्यू आपके पास में ये है, एफ एक्स इक्वल टू पे 1/(1 - x)। तो वहां पर जाके स्मॉल x की जगह पे ये पूरा कंप्लीट वैल्यू नोट करो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कुछ समय के लिए कि ये कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या बनेगा। तो भाई एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स फाइंड करने का मतलब है जो फंक्शन है ये वाला, उसमें x की जगह पे कैपिटल एफ एक्स नोट करो। 1 के डिनोमिनेटर पे 1 माइनस में यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स कर दो। ये जो x है इसको हटा करके कैपिटल एफ एक्स कर लो। तो कैपिटल एफ एक्स तो हमने माना है, कैपिटल एफ एक्स को यहाँ से इग्नोर करके, इसको हटा करके जो यहाँ पे येलो वाला पोर्शन है उसे नोट करो। तो 1 के डिनोमिनेटर पे 1 माइनस में x, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से आप ये वाला वैल्यू हटाओ और यहाँ पे वैल्यू नोट करो क्या बना ये वाला वैल्यू बना है 1 के डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, 1 के डिनोमिनेटर में 1 के सब्ट्रैक्शन में जो स्मॉल x है वहां पे ये कैपिटल एफ एक्स आना है। तो कैपिटल एफ एक्स की जगह पे ये पूरी कंप्लीट वैल्यू आनी है, 1 के डिनोमिनेटर में 1 माइनस में x आना है। ठीक है भाई, 1 के डिनोमिनेटर में 1 माइनस में x आना है, इस तरीके से करके। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पर नोट करा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो एलसीएम लेके। जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट 1 के डिनोमिनेटर में ही होगा वो। 1 के डिनोमिनेटर में 1 माइनस में x है, माइनस में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस x है, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स के डिनोमिनेटर में 1 और 1 कैंसिल करा तो नेगेटिव x है। ठीक है, नेगेटिव x है। इसको और आप एलसीएम लेके मतलब माइनस वाला वैल्यू ऊपर शिफ्ट कर दो,
ये वाला माइनस जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो बन जाएगा x माइनस वन के डिनोमिनेटर में x। ठीक है भाई, x माइनस वन के डिनोमिनेटर में x। तो f ऑफ एफ एक्स वाली वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है भाई, f ऑफ एफ एक्स वाली वैल्यू जो है वो ये है। इसको थोड़ा और सही से नोट कर देते हैं, आगे कर लो इसको। ठीक है, क्या है, f ऑफ एफ एक्स है। ठीक है भाई, f ऑफ एफ एक्स अगर आप पता लगाएंगे तो वो है x माइनस वन अपॉन में x। ठीक है, तो आपने अब यहाँ पे इसको इरेजर से इरेज कर दो। ठीक है ना, आपने यहाँ पर ये वाला वैल्यू डिटरमाइन कर लिया है। ठीक है ना, आपने यहाँ पर ये वाला पूरा कंप्लीट वैल्यू डिटरमाइन कर लिया है क्या है। तो अब इसके भी आगे एक f लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ f, और फिर ऐसे वाला ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे f है, फिर ऐसे करली ब्रैकेट है, और फिर यहाँ पे fx है। ठीक है, अभी इस तरीके से आएगा। तो व्हाट इज f ऑफ fx, ये कंप्लीट f ऑफ fx कितना है, तो कंप्लीट f ऑफ fx ये है। तो यहाँ लिखेंगे f, फिर ऐसे वाला ब्रैकेट, f ऑफ fx ये है। तो x माइनस वन के डिनोमिनेटर में x आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, व्हाट इज द कंप्लीट f ऑफ fx, तो कंप्लीट f ऑफ fx ये वैल्यू आपने फाइंड करी है। तो अब आपको पता करना है फंक्शन पे x माइनस वन बाई एक्स कितना होगा, यानी कि वापस आप यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये कैपिटल x है। ठीक है, दिस इज द कैपिटल x। अगर ये कैपिटल x है तो इसका मतलब है आपको पता लगाना है f ऑफ कैपिटल x का वैल्यू क्या बनेगा। ठीक है ना, f ऑफ क्रॉस का साइन वैल्यू क्या बनेगा, तो क्रॉस का साइन यहाँ से सोल्व होगा। वन के डिनोमिनेटर में वन माइनस में जहाँ पे x है वहां पे ये क्रॉस वाला साइन आएगा। लेकिन क्रॉस वाला साइन तो हमारे द्वारा मानी गई वैल्यू है, लिखना हमें ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, हमें ओरिजिनल वैल्यू नोट करनी है। तो अगर यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू नोट करनी है तो बनेगा वन के डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, वन के डिनोमिनेटर में वन के सब्ट्रैक्शन में कैपिटल एक्स की वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो x माइनस वन के डिनोमिनेटर में सिंपल सा x। ठीक है भाई, x माइनस वन के डिनोमिनेटर में सिंपल सा x। अब इसको हम एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक की कहानी समझ लो। ठीक है भाई, आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ तक की कहानी समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने एफ एफ एक्स फाइंड करा, एफ एफ एक्स में एफ एक्स क्या है वो वैल्यू यहाँ पे नोट करी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाई देते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से हटा दो, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो ऐसे करके। ठीक है भाई, एफ एफ एक्स में हमने एक्स का वैल्यू पुट करा, एफ एक्स का वैल्यू वहां से कॉपी करा, ये है। अब f के साथ में ये वाला आंसर क्या होगा, तो इस पूरे वैल्यू को हमें x की जगह पे नोट करना है, वो मैंने यहाँ पे नोट करा। ठीक है ना, इस छोटे से x की जगह पे ये वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू, इसको सोल्व करा तो ये वाला आंसर, ये यहाँ पे ये वाला आंसर आया। ठीक है ना, f एफ एक्स का वैल्यू ये है। अब हमें ओरिजिनल ये वाली वैल्यू चाहिए, f ऑफ एफ एक्स चाहिए हमें। तो f एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस वन बाई एक्स है। येलो कलर का पोर्शन आपने जो फाइंड करा है वो है, तो जो येलो कलर का पोर्शन फाइंड करने में किया था वही सेम रिपीट करना है। ये पूरा कैपिटल एफ एक्स है, तो जो फंक्शन है वहां पर जाकर के ये कैपिटल एफ एक्स नोट करना है ना, स्मॉल एक्स की जगह पे कैपिटल एफ एक्स नोट करना है। इस तरीके से वन बाय वन माइनस कैपिटल एफ एक्स, बट कैपिटल एफ एक्स मानी गई वैल्यू है, तो कैपिटल एफ एक्स की जगह पे ये वाला आंसर आएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, भी इसे हटा दो, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। ठीक है ना, दोनों वैल्यूज को केयरफुल हटा दो और इसको सोल्व करो अब। ठीक है, भी सोल्व कैसे करोगे, इस x का यहाँ पे एलसीएम कर लोगे, वन के डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया वैल्यू x, फिर माइनस में ब्रैकेट में आएगा x माइनस वन, इसको क्लोज करा, डिनोमिनेटर में सिंपल सा x है। ये डिनोमिनेटर वाला x यहाँ इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम नोट करेंगे भाई, f के ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में f है, फिर ऐसे करली ब्रैकेट में fx है। ठीक है ना, ऐसे करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला क्या है, तो ये है x ऊपर आ गया, वन और x को मल्टीप्लाई करा, x आ गया डिनोमिनेटर वैल्यू में, ये सिंपल सा x तो है ही है। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x है और प्लस में वन है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर बना सिंपल x। ठीक है भाई, बताओ जरा, सिंपल सी x वैल्यू फाइंड करने के लिए इतनी मेहनत हो रही थी भाई, कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से मेहनत की जाएगी, है भाई, बताओ जरा सोच के। सिंपल एफ 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 एक्स कितना है, तो एफ 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 एक्स सिंपल सा x है। ठीक है भाई,
एफ 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 एक्स की वैल्यू जो है वो सिंपल सी एक्स है, तो बस अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो भाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के a, ठीक है, 0 से लेकर के a, f के ब्रैकेट पे एफ एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से क्या बनेगा, तो ये वाला आंसर बनेगा भाई 0 से लेकर के a, ये वाला पूरा कंप्लीट आंसर x है, यहाँ पे सिंपल सा dx। x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x पावर 2/2 होता है, लिमिट लिखना है 0 से लेकर a, तो a पुट करेंगे तो a पावर 2/2, 0 पुट करेंगे तो 0 पावर 2/2, 0 पावर 2 बिल्कुल ही हट जाएगा, तो आंसर बनेगा a पावर 2/2। वही आपको प्रूफ करना था, ठीक है भाई, वही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हमने कर दिया। सो आंसर इज a पावर 2/2, ठीक है भाई, आंसर इज a पावर 2/2। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा यूनिक लेवल है, ध्यान से इसको एक बार वापस से अपने आप से करके देख लेना, ठीक है ना भाई, अपने आप से वापस एक बार करके देख लेना, बाकी तो हमने इसको कर ही लिया है, ठीक है। इसके बाद में भाई एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन हम आपको करवा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने में दिक्कत ये आ जाएगी कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं डायग्राम को बड़ा करके, ठीक है, जब आप इसके अंदर एरिया फाइंड करोगे ना भाई, ये एरिया का क्वेश्चन है, जब एरिया फाइंड करोगे तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो यहाँ से यहाँ पे, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है ना भाई, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ने घेरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन का जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको फाइंड करने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी आगे बढ़कर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो डेट इज वाई आप इस 37 नंबर वाली केस स्टडी को डिलीट कर देंगे, आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है भाई, आप इस केस स्टडी को नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम में ये वाली नहीं आएगी, बुक में गलती से हो सकता है ऐड हो गई हो, बनाने सैंपल पेपर बनाने वालों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट आपको तो मालूम है ना, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप डिलीट कर दो, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन ये वाले हैं तो देखने की भी नीड नहीं है, आप बस इसको जाके डिलीट कर दो, ठीक है। ये लो जी, डिलीट वाले क्वेश्चन भी मैंने यहाँ से हटा दिए, ये पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे तो उसमें डिलीट वाले क्वेश्चन हट गए हैं, ठीक है। तो जो यूनिक लेवल वाले क्वेश्चन थे आप देख सकते हैं, अच्छा ये भी डिलीट वाला है, इसका डायग्राम गिवन नहीं था तो इसे भी आप हटा दो, ठीक है ना। बाकी अच्छा ये भी क्लास 11th कंसेप्ट है, इसे भी हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो, बाकी आप देखो सब हमने आपको करवा दिया, ठीक है भाई, जितने भी क्वेश्चन इसमें यूनिक हो सकते थे वो सब के सब आपको करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस 7th सैम्पल पेपर के सारे यूनिक लेवल टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए हैं, जो भी पॉसिबल यूनिक हो सकते थे सब मैंने आपको करवा दिए, जो डिलीट करने को बोले हैं उनको डिलीट कर दो, और छोटा सा प्यारा सा काम और कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, भाई अपने दोस्तों को भी हेल्प कर दो, आपके दोस्त भी अगर इस सैम्पल पेपर से पढ़ रहे हैं तो उनकी भी तो हेल्प कर दो कि भाई यूनिक लेवल क्वेश्चन तो पढ़ लो, बाकी पूरा सॉल्व करो ना करो लेकिन यूनिक लेवल वाला क्वेश्चन तो कर लो। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आपसे मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा अब, और इसके आगे वाला 8th सैंपल पेपर आपको करवाऊंगा, ठीक है भाई, ये वाला इस सैंपल पेपर का तीसरा वीडियो है, 5 6 7 ये वाला कंप्लीट हो गया, अब कल आपको 8th वाला करवा दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रात को 10 बजे आपको सैंपल पेपर का वीडियो डेली देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं और 8th सैंपल पेपर आपसे डिस्कस करते हैं, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।